जेएमसी की एवरीवन, मैं हूं आर्ची। आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट चैप्टर हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड। आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो फुल चैप्टर फुल क्लियरिटी के साथ होगा, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट आपके इसमें जो है क्लियर होने वाले हैं। कैसे आपको न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूलाज हेल्प करेंगे, कैसे वो फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं और सारा कुछ, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, डोंट मिस टिल द एंड। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, डिमांड की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता क्या है? लचक, है ना। इलास्टिसिटी होता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, जो रबर बैंड रहती है हमारे पास, वो कितनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, मतलब उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा जो है स्ट्रेच हो सकता है, कितना ज्यादा बढ़ सकता है और कितना ज्यादा कम हो सकता है। हम इलास्टिसिटी में यही तो देखते हैं, हम कहते हैं ना ये इलास्टिक है ना, तो रबर में होता है, तो वो चीज इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड में क्या फ्लेक्सिबिलिटी, जो डिमांड है उसमें क्या लचक हो सकती है, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में पूरा अच्छे से देखा था कि डिमांड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड देखा था, तो ये सारी चीजें। तो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ देखते हैं। तो देखो, जो लॉ ऑफ डिमांड था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थी। क्वालिटेटिव कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ स्टेट जो है वो कह रहा था कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी, है ना। ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी, मतलब कि इसने सिर्फ और सिर्फ ये बात कही है कि ये बात लागू यहाँ पे होगी। लेकिन क्या इन्होंने बताया है कि अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है, या फिर प्राइस अगर 10 रुपए से बढ़ रहा है, तो डिमांड कितनी बढ़ेगी और वो पक्का हमेशा वो सही होगा? नहीं। या फिर क्या उन्होंने बताया है कि प्राइस अगर 10% कम होगा तो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगी? ऐसी कोई भी थ्योरी, ऐसा कोई भी क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटी क्या होता है? नंबर्स में, है ना, नंबर्स में कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि ये बात जो है ये बात है, लेकिन इसमें कितना न्यूमेरिकली क्या चीज होगा, न्यूमेरिकली क्या कम होगा, क्या ज्यादा होगा, इसकी कोई भी गारंटी इस लॉ के द्वारा नहीं ली गई है। इसीलिए हमें क्या पढ़ना है अब? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इकोनॉमिक्स में ईडी लिखते हैं, ठीक है। ईडी जहां जहां पर आए, सपोज समझ लेना कि वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मींस उनमें नंबर्स को बताया जाता है कि अगर मेरी जो प्राइस है ना, सपोज अगर इसमें बता रहे हैं कि सिर्फ प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड ने कहा, और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये मुझे ये भी बताएगा कि अगर मेरा प्राइस 10% से बढ़ा है तो मेरी डिमांड जो है वो कितने परसेंट से कम होगी, ठीक है। ये चीज मुझे कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी चीज के लिए हमें इस पूरे चैप्टर को जो है वो अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये थ्योरी है ना, ये दी थी जेएस मिल और कॉर्नेट ने, ठीक है। तो ये दो राइटर्स या कह सकते हो दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, जेएस मिल एंड कॉर्नेट। लेकिन इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया था? मार्शल। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और सारी बातों को ऐड करा, और अब जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो वाली थ्योरी बेसिकली मार्शल की है, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल की। तो अब देखो कि लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विल चेंज, है ना। चेंज में आ गया कि या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, मतलब कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये बताता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी चेंज होगी, है ना। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि डिमांड जो है वो कितनी चेंज होगी ऑन चेंज इन, है ना। ऑन चेंज इन मतलब किसमें चेंज आने से? उसके गुड के खुद के प्राइस में चेंज आने से, आपकी इनकम में चेंज आने से, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बीच में चेंज आने से। देखो क्या है, कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी, यानी कि हो सकता है वो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो सकता है वो डिक्रीज हो। किस बेसिस पर, क्यों होगी? बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन, मतलब कि बिकॉज ऑफ चेंज इन, यानी कि इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है।
ओन प्राइस ऑफ गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। तो ये सारी चीजें जो है बताती है कि डिमांड में कितनी लचक आएगी, कितनी परसेंटेज से या फिर कितना जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना उसमें या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो इस चीज को हम किस में पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। एक बार डेफिनेशन देख लो इंग्लिश में अच्छे से। इट इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी, है ना, ये बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, इट इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, मतलब ये बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड किसी चीज की जो है वो चेंज होगी, या तो कम होगी या तो ज्यादा, तो उसे चेंज लिख लिया। विल चेंज, आप इंक्रीज और डिक्रीज भी लिख सकते हो। हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विल इंक्रीज और डिक्रीज भी लिख सकते हो चेंज की जगह पे, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिखने की बजाय हमने चेंज लिख दिया, है ना, इसमें दोनों चीजें आ गई। विथ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, किसमें चेंज आने से, अपने खुद के प्राइस में, ठीक है, इनकम में और आपकी कंज्यूमर की इनकम में और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, ठीक है। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख ली, अब इसके टाइप्स करते हैं। देखो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किन चीजों के बेसिस पर चेंज होती है। पहला था ओन प्राइस ऑफ गुड, ठीक है, दूसरा था इनकम ऑफ कंज्यूमर और तीसरा हमारे पास था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इन्हीं तीनों चीजों के बेसिस के ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी रहती है, ठीक है। तो क्या था, प्राइस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, नंबर 1 की मतलब उस खुद की चीज के प्राइस के बेसिस पर, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है टाइप्स ऑफ डिमांड में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि इनकम में चेंज आने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या चेंज आएगा। और थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम चलते हैं पहली टाइप के ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अभी मैं तीनों की डेफिनेशन इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी बताऊंगी और फिर दोबारा जब पर्टिकुलरली हर एक चीज को हम करेंगे स्टडी तो दोबारा से फिर से बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि इनकी भी डेफिनेशन स्टेप में आएगी ही। तो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फ्लो चार्ट को जो है वो इरेज कर दूं। ये मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ये टाइप्स हैं ये, ठीक है, तीनों। तो देख लो ये टाइप्स, ठीक है, इन तीनों को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि अगर मुझे और कुछ समझाना हुआ इस डेफिनेशन में से तो वो इजी रहेगा, ठीक है। तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इतना तो अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन से पता चल गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे कि जो डिमांड है उसमें क्या चेंज आएगा विद चेंज इन प्राइस ऑफ द ओन गुड, है ना, कि जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा, है ना, कितना चेंज आएगा एक्चुअल में, या तो वो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, तो वो कितना होगा उस चीज को हम किस में देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है ना, इसका ये वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे अब यहाँ से देखते हैं। देखो एल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को दिया पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस लॉ का जो विधाता है वो एल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है, इन्होंने ही इसे यूज करा था सबसे पहले। उसके बाद अगर डेफिनेशन की बात करो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये बताता है रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली रेशो ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो रेशो का मतलब यही होता है ना कि डिवाइड में होना, तो डिवाइड में और जो पहले वर्ड आया होता है वो चीज ऊपर और जो बाद में आया होता है वो नीचे, है ना। तो इसमें किस चीज का रेशो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो परसेंटेज याद रखना, परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कि अगर सपोज मेरी क्वांटिटी जो है ना, पहले सपोज ये प्राइस था 10 का और ये मेरी क्वांटिटी थी 100 की, ठीक है, और यही मेरे पास अब प्राइस हो गया है 20 का और अब मैं क्वांटिटी कर रही हूँ 200 की, ठीक है। तो प्राइस में चेंज आया है ना, प्राइस में क्या आया, इंक्रीज आया, और डिमांड में क्या, सॉरी प्राइस के बढ़ने से तो डिक्रीज होना चाहिए था ना, चलो डिक्रीज करता है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। तो कितना आ गया 50। तो ये प्राइस के बढ़ने से जो मेरा डिमांड है उसमें कितना चेंज आया, डाउन हुआ ना वो। तो प्राइस मेरा 10 से बढ़ा है तो मेरा डिमांड कितने से कम हुआ है, 50 से। तो मतलब अगर इसका मैं परसेंटेज में निकालूंगी तो देखो क्या हो रहा है
कि अगर मेरा प्राइस जो है वो 50% से इंक्रीज हुआ है तो मेरी डिमांड जो है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, वो भी 50% से डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 50% से ही जो है हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होगा। हो सकता है उधर 40 हो जाए, इधर 60 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल थी। ठीक है, तो क्या रहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या परसेंटेज आया है, चेंज का परसेंटेज क्या है, चाहे वो इंक्रीज हुई है चाहे वो डिक्रीज हुई है। और नीचे आएगा आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस, की प्राइस में क्या परसेंटेज चेंज आई है। ठीक है, तो देखो क्या रहता है, इट डिनोट्स इंक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या बताता है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है इंक्रीज ऑफ डिमांड। किस वजह से डिमांड बढ़ेगी? कब? जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज ऑफ डिमांड, डिक्रीज ऑफ डिमांड जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज तो बता रहा है ना। इट डिनोट्स इंक्रीज ऑफ डिमांड विद फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, है ना, डिक्रीज ऑफ डिमांड विद इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तो ये था हमारा इसकी डेफिनेशन। और ये जो है ये बेसिकली फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, है ना। इनवर्स आपको मालूम है नेगेटिव रिलेशन। इनवर्स क्या होता है ना, उल्टा। एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, और अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है ना, वही तो हो रहा है डिमांड के बढ़ने से, है ना। एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन, या फिर इसे हम कौन सा रिलेशन कहते हैं? नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है फॉर्मूला में। अगर ये माइनस है तो ये माइनस का मीनिंग है कि इन दोनों में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। इन दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ तक था ये हमारा फॉर्मूला। उसके अलावा एक और जो चीज आपको याद रखनी है, इसमें क्या रहता है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है इसे हम पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर ईपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक और चीज रहती है कि जितनी ज्यादा हाइयर ईडी, या लिखूं हाइयर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईडी, greater effect of means greater effect of price on demand। अब ये क्या है? अब देखो ये चीज क्या है कि जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि मेरे डिमांड में चेंज। ठीक है, फिलहाल इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लचक, उसमें बढ़ाव चढ़ाव, है ना, कमी या घटी, उस चीज की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, इलास्टिसिटी को पूरे चैप्टर में ये मान के चलो कि चेंज। ठीक है, उसमें इंक्रीज भी हो सकता है, उसमें डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ चेंज माइंड में रख कर चलो। इलास्टिसिटी वर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसको चेंज मानकर चलो कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेरी वैल्यू आई है 3, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली, है ना, तो ये जो वैल्यू है ना ये 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है वैल्यू आ सकती है। मतलब इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच तक की वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा होगी, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, इसका मतलब कि प्राइस ने उतना ही ज्यादा इफेक्ट डाला है डिमांड के ऊपर, है ना। हम यहाँ पे ये तो बात कर नहीं रहे हैं कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना, किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि दोनों की, या तो हो सकता है वो इंक्रीज होगी या तो हो सकता है वो डिक्रीज होगी। मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, है ना, जैसे सपोज 0.1 हो गई, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है ना, इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5 है, 7 है ना, ऐसे है, तो क्योंकि इन्फिनिटी तक के बीच में लाई कर रही है, तो सपोज अगर 2 है, तो अगर इसकी वैल्यू 2 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मतलब जो मेरा प्राइस है उसने क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर जो है ज्यादा इफेक्ट डाला है ना, तभी तो जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा हो रही है, उसमें जो चेंज है वो ज्यादा आ रहा है। अब वो चेंज हो सकता है कि वो बढ़ रहा हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही हो। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं तो मैं इस चीज को अच्छे से आपको बता देती हूँ, इसी वाली चीज। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ।
ये लाइन आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं इरेज करना चाहिए था। देखो उसने कहा था कि हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईडी मींस ग्रेटर इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। देखो क्या कह रहा है कि सपोज अगर मेरा प्राइस है ना, सपोज जो ये मेरा प्राइस है, ठीक है, ये 5 था, अब 10 हो गया, और जो मेरी डिमांड है वो 20 थी, अब 10 हो गई, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से, है ना, प्राइस यहाँ पे क्या होगा, बढ़ा, और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ने से मेरी डिमांड तो कम हो गई। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूंगी, तो सपोज, मतलब पूरा सॉल्व करके नहीं देखेंगे अभी हम, तो सपोज कि मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना वो आ गई 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरा प्राइस है ना उसमें जितना भी चेंज आया उसने डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाला है, या तो ज्यादा चेंज हुई है, मतलब बढ़ी है डिमांड, या तो ज्यादा कम हुई है। मतलब इतनी सी बात मानकर चलो कि इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारा आंसर आता है, जो भी सॉल्यूशन आता है, उसकी वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसके नंबर्स में जो वैल्यू है, अगर वो ज्यादा है तो मतलब जो प्राइस है उसने ज्यादा इफेक्ट डाला है डिमांड पे, वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कम है, सपोज ये 0 है, तो इसका मतलब प्राइस में चेंज होने से, है ना, प्राइस के कम होने से या प्राइस में बढ़ोतरी आने से जो डिमांड है उसमें हमारा कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे समझ आया? तो यही था कि मतलब इलास्टिसिटी 0 है। अगर मैंने कहा इलास्टिसिटी 0 है मतलब लचक 0 है कि प्राइस में कुछ भी चेंज आ रहा है, लेकिन जो डिमांड है इट रिमेन्स अनचेंज, जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि चेंज ज्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि चेंज ज्यादा है, तो इसका मतलब प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उस वजह से डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, तो इसका मतलब है कि प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उस वजह से डिमांड में जो है चेंज वो कम है, ठीक है। होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर मैंने इतना ज्यादा टाइम इसीलिए लगाया क्योंकि फर्दर चैप्टर में यही चीज जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगी पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने में। वरना तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ऐसी होगी कि कोई तमिल या मलयालम की वीडियो आपने लगाकर छोड़ दी, आपको समझ कुछ नहीं लग रहा है, बस आप सुन रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो बस पूरे चैप्टर में एक चीज मान के चलना कि जो ईडी है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर कहीं पर भी इलास्टिसिटी है, उसका मतलब है चेंज। उसका क्या मतलब है? चेंज। अब इस चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरे के पूरे चैप्टर में लेकर चलनी है, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देती हूँ साइड पे, ताकि हम फर्दर कोई भी चीज करेंगे तो ये चीज हमारे माइंड में जो है वो हमेशा बैठे। तो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसका मतलब है चेंज, ठीक है। वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है, ताकि कभी भी आपको इस चैप्टर के जब आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं आपको फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये चीज आपको जो है वो परेशान ना करे, इसीलिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भाई अब ये कौन सी बात आ गई? नहीं, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया कि जीरो से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। तो उसमें कौन सी होती है और क्या उसका इफेक्ट होता है ना, कि मतलब ये क्या है? चेंज। तो वो कह रहा है कि चेंज जो आता है ना वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक के बीच का चेंज आता है। तो चेंज क्या आता है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक के बीच का। तो अब ये देखेंगे कि 0 का चेंज आता है तो क्या होता है डिमांड पे, इंफिनिटी का चेंज आता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे, अगर अगर बीच का रहता है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, कि कितनी ज्यादा चेंज की जो वैल्यूज है वो कितनी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली 5 डिग्रीज है, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास डिग्री आती है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी मतलब कि इलास्टिसिटी जो है वो परफेक्ट है, ये मान के चलो इसमें कि अगर ये मेरी इलास्टिक है ना,
सपोज कोई मेरे हाथ में इलास्टिक है तो वो इसे मैं जितना ज्यादा खींच सकती थी ना, मैंने उतना ज्यादा खींच लिया, अब ये इनफ है, इससे ज्यादा ये नहीं खींच सकती, मतलब एक लिमिट तक पहुंच गई है, इसके बाद ये नहीं खींच सकती। जो इलास्टिक है, एक रबर बैंड जो है वो इससे ज्यादा नहीं खींच सकती। इसका मतलब कि ये परफेक्ट है ना, कि ये परफेक्ट है, अब ये पूरी हो चुकी है, इसके बाद इसकी इलास्टिसिटी और जो ज्यादा बढ़ नहीं सकती, तो मतलब दैट इज कंप्लीट, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा, ठीक है। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इंफिनिटी को दर्शाता है। इसमें क्या रहता है, इंफिनिटी, कि डिमांड जो है वो उसमें चेंज इतना आ सकता है, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, चेंज, तो हम इसमें ये बात करते हैं कि जो डिमांड है उसमें इतना ज्यादा चेंज आ सकता है कि जो हमारी डिमांड है उसे जो है इन्फिनिटी वैल्यू तक पहुंचाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक पहुंच सकती है, ठीक है। बेसिकली ये जो हम बात करते हैं इसमें परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की, ये एक इमेजिनेशन ही है, ठीक है। असल में ऐसा कभी नहीं होता। कभी आपने देखा है कि डिमांड इन्फिनिटी पे हो, है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में से नाप ही सकते हैं ना, तो देखो डिमांड कभी भी इतनी ज्यादा इन्फिनिटी पे तो आई थिंक कहीं कभी ही नहीं जा सकती। तो इसमें और एक चीज रहती है जो आपको बहुत ज्यादा इमेजिनरी होने के लिए आपको अभी बताती हूँ मैं, तो आप सच में बोलोगे कि हाँ ये सच में इमेजिनरी सा लगता है, ठीक है। ये ख्यालों में ही है, ख्याली पुलाव है ये, सिर्फ इन्फिनिटी वाली बात, ठीक है। रियलिटी में ये बहुत कम रहता है। देखो इमेजिनरी, इसमें क्या कहता है कि डिमांड इज इन्फिनिटी एट प्रिवेलिंग प्राइस, मतलब क्या, कि जो प्राइस है, ठीक है, जो भी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर जो डिमांड है ना वो इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा, है ना। इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत, मतलब हद से ज्यादा। आप काउंट नहीं कर सकते हो इन्फिनिटी को, कर सकते हो अगर मैं बोलूँ इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पर कि जो डिमांड है वो क्या रहती है, इन्फिनिटी, प्राइस जो भी रहता है इसमें, ठीक है, उसके ऊपर जो डिमांड है वो हमारी इन्फिनिटी रहती है। अब इसे अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके बताऊँ आपको, तो देखो क्या रहता है, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड है, ऊपर में मेरे पास प्राइस है। सपोज ये मेरा प्राइस है, इसे मैं P1 मान लेती हूँ, ये मेरा प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये क्वांटिटी डिमांडेड है ना, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिमांड डिमांड ठीक है, ये क्या है मेरे पास, डिमांड है, ठीक है। और कितनी रह रही है, देखो ये सपोज यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड है, ये Q1 है, सपोज ये मेरे पास Q2 है, ठीक है, ये मेरे पास Q3 है, मतलब इतनी भी डिमांड कर रही हूँ, इतनी भी मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, ये आगे जाए जा रही है। और ये क्या है मेरे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रह रही है यहाँ पे, इन्फिनिटी, क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें एक और बात कहता है इस कंडीशन में कि इसमें क्या होता है कि जो चेंज है वो इन्फिनिटी पे है। एक बात हमें क्लियर हो गई कि परफेक्ट इलास्टिक मतलब कि जितना खींच सकते थे उतना खींच लिया, परफेक्ट इन्फिनिटी कि जो चेंज है वो कहाँ पर जाके है, इन्फिनिटी के ऊपर, मतलब ये प्राइस है, इसके ऊपर डिमांड कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। आगे 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 जाए जा रही है, प्राइस वही है, एक ही प्राइस है, ठीक है। इसमें एक बात कहता है कि थोड़ा सा भी चेंज जो है प्राइस में, वो डिमांड को जो है जीरो पर ला सकता है। मतलब कि चेंज में इसमें बात कर रहा है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी कमी आई तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा और बढ़ जाए, और अगर मेरे प्राइस में हल्का सा जो है चेंज आता है, मतलब वो बढ़ता है, तो जो डिमांड है वो पूरी की पूरी नीचे गिर जाती है जीरो के ऊपर। तो ऐसा कभी होता है, देखो सपोज अगर मैं कुछ लेने जा रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ, कपड़ा लेने जा रही हूँ, ठीक है। तो उस आदमी ने मुझे बोला कि नहीं मैं 1,000 नहीं, मैं 900 इसके सॉरी, अगर उस आदमी ने बोला कि नहीं मैं 999 नहीं, मतलब उस आदमी ने मेरे को बोला कि मैं 999 नहीं, मैं इसकी 1000 डिमांड दूंगा, है ना। यही तो बोल रहा है कि स्लाइटेस्ट चेंज, मतलब हल्का सा चेंज, बिल्कुल हल्का सा, है ना। तो स्लाइटेस्ट चेंज मतलब कि अगर वो ड्रेस 999 की है लेकिन वो आदमी बोल रहा है कि नहीं मैम मैं तो 1000 लूंगा आपसे, तो क्या मैं करूंगी कि नहीं मेरे को डिमांड नहीं करनी, मेरे को लेनी नहीं है। मैं 1 रुपए के पीछे कभी ऐसा करूंगी, ऐसा होता है कभी, नहीं होता। और यही वैल्यू जो है ज्यादा नंबर्स में ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं 10 रुपए की चीज लेने जा रही हूँ, है ना, तो अगर उस आदमी ने मुझे बोला कि नहीं मैं 9.9 पैसे की नहीं दूंगा, मैं आपको जो है 10 की दूंगा, है ना, तो मैं क्या कहूंगी कि नहीं मुझे तो इतने की चाहिए। वो बोलेगा नहीं दूंगा, तो मैं जीरो डिमांड कर दूंगी, मतलब मैं उस चीज को वहां छोड़कर आ जाऊंगी। ऐसा होता है कभी, नहीं। और यही अगर मैं लाखों की बात करूं, है ना, अगर मैं लाखों की बात करूं, सपोज कोई चीज मेरे को 9 लाख
90,000 सॉरी 9,99,000 लेकर चलते हैं। 9,99,999 की मिल रही थी, मतलब इतने में मिल रही थी, है ना। 6 टाइम्स 9 में मिल रही थी कोई चीज मेरे को 9,99,999 में मिल रही थी। और उस आदमी ने मुझे बोला, या सपोज ये चीज ऐसे 0 0 में ऐसे में मिलती, और उस आदमी ने मुझे बोला कि नहीं इतने की नहीं, मैं तो भाई ये चीज 10 लाख की दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगी, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लेनी तुम्हारी चीज, 0 पे कर दूंगी डिमांड, नहीं करूंगी। क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर मैं देने को तैयार हूँ, तो क्या मैं इतनी सी सिर्फ 1,000 की अमाउंट में और नहीं दूंगी उस आदमी को, जरूर दूंगी भाई। तो ये चीज जो है इसी वजह से इमेजिनरी है। क्या? परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि परफेक्ट जो है इलास्टिसिटी की बात करते हैं, कि प्राइस जो है वो जो भी रहता है हमारे पास, एक प्राइस जो है उसके ऊपर जो डिमांड है हमारी वो इन्फिनिटी रहती है। ठीक है, लेकिन ये चीज इमेजिनरी है, लेकिन आपको पढ़नी है। तो यहाँ तक इस चीज की बात करी। अब हम चलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो इलास्टिक क्या था, पूरा अच्छे से खिंच रहा है ना, अच्छे से, जितना परफेक्टली किसी रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ उतना किया, जितना चेंज आ सकता था उसमें उतना उसमें आया। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं, यानी कि 0। तो अब 0 की बात पर चलते हैं। तो अब हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो इसमें मैंने बात करी थी कि परफेक्टली इनइलास्टिक की जो चेंज है वो कुछ भी नहीं आएगा। इनइलास्टिक जो मेरी रबर बैंड है वो जरा सी भी स्ट्रेच नहीं हुई, यानी कि 0। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? 0 की। पहले में परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूरा अच्छे से चेंज आ रहा है, उसमें हमने करा था इन्फिनिटी। इसमें इनइलास्टिक मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यानी कि 0 की बात हम करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कोई भी चेंज आए, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंज है वो अनइफेक्टेड रहता है। ठीक है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कोई चेंज नहीं आता क्वांटिटी डिमांड में। प्राइस में कुछ भी चेंज आए, अब देखो कितनी बड़ी बात है ये, कि प्राइस में कुछ भी चेंज आए जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई चेंज नहीं आता। सपोज अगर कोई मेरी 5 रुपए की चीज जो है वो, देखो सब्सटेंशियल राइस, सब्सटेंशियल यानी कि बहुत ज्यादा, अगर मेरी 5 रुपए की चीज है वो 500 रुपए की हो जाती है, तो मैं उसके डिमांड में जरा सा भी चेंज नहीं करती हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में ये चीज जो है वो पॉसिबल है, जैसे कि हमारे पास रहती है नेसेसिटीज, ठीक है, एज वेल एज हमारी मेडिसिन। ठीक है, अगर कोई में सपोज कैंसर का पेशेंट है, उसकी दवाई 5 रुपए की थी, अगर वो 500 की हो जाएगी, तो क्या वो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर देगा? नहीं, उसको लेगा ना। और यही अगर मेरा सॉल्ट है, सपोज नेसेसिटीज है ना, बहुत जरूरी चीज है, सॉल्ट है मेरे पास, है ना, उसको मैंने महीने में कितना खा लूंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 पैकेट, उतना भी नहीं है एक इंसान के लिए लगेगा। तो वो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो मेरी उतनी ही रहती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर उसका प्राइस जो है वो सॉल्ट का बढ़ जाता है तो मैं उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर देती, सॉरी, प्राइस अगर मेरे पास कम हो जाता है ना, सपोज अगर मेरा सॉल्ट है वो 30 रुपए का है, ठीक है, तो मैं 1 kg कंज्यूम कर रही हूँ। लेकिन अगर वही मेरा सॉल्ट 1 रुपीज का हो जाए, तो क्या मैं 500 kgs लेना स्टार्ट कर देती हूँ? नहीं ना। तो उसकी क्वांटिटी एक फिक्स्ड रहती है, हमें उतनी ही लेनी होती है, उससे ज्यादा हम कभी प्रेफर करते भी नहीं है। मेडिसिन है, अगर सस्ती हो जाएंगी, क्या मैं बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दूंगी? नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही लूंगी। तो वो जो मेरी डिमांड है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, प्राइस में चेंज आने से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो। ठीक है, तो वही बात है इस चीज में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की, प्राइस में जितना भी चेंज आए, जो डिमांड है वो जरा भी स्ट्रेच नहीं कर रही डिमांड की। यहाँ पर इस केस में डिमांड की रबर बैंड जरा सा भी स्ट्रेच नहीं कर रही है, यानी कि 0 रह रही है। ठीक है, मतलब 0 से चेंज होना रह रही है, 0 डिमांड 0 नहीं है, 0% से चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या रहता है इसमें, सपोज ये क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पे, सपोज ये Q1 की मैं क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, तो ये मेरी D है। ठीक है, ये मेरी डिमांड कर्व है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, दैट इज क्या है मेरी 0 है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे 0, मतलब लचक, मतलब चेंज 0 है। ठीक है, और प्राइस कुछ भी हो, चाहे वो प्राइस P1 हो जाए, ठीक है, चाहे वो प्राइस बढ़े P2 हो जाए, चाहे वो प्राइस P3 हो जाए, जितनी डिमांड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, मैं उतनी ही डिमांड कर रही हूँ। प्राइस में कमी आने से, प्राइस में इंक्रीज आने से मेरी डिमांड को कोई इफेक्ट
नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी के ऊपर। तो अब हम चलते हैं थर्ड चीज जो कि है हमारे पास, थर्ड डिग्री जो कि है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिट का मतलब होता है वन। इफ यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट और अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले भी रख रखी है तो आपको मालूम होगा जो यूनिट है ना, यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेचेबिलिटी है, अब जो मेरे हाथ में रबर बैंड है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है? वन। वन यानी कि क्या कहूँ अब मैं, है ना। देखो इस चीज को कैसे ले सकते हैं, है ना। तो वन कैसे, इस चीज को अब हम बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं इलास्टिसिटी में ऐसे नहीं बता सकती। देखो परफेक्टली और जो परफेक्टली इलास्टिक था और जो परफेक्टली इन इलास्टिक था उसको मैंने आपको बता दिया कि परफेक्टली इन इलास्टिक जीरो में क्या था, कोई चेंज नहीं, इलास्टिक जो मेरी रबर बैंड है वही की वही। लेकिन परफेक्टली में क्या था, परफेक्टली इलास्टिक में क्या था, पूरा का पूरा चेंज अच्छे से। तो ये क्या है, अब इसमें क्या, अब इसमें वन कैसे दिखाएंगे भाई, रबर बैंड में वन कैसे दिखाऊंगी, यहाँ पे कैसे, तो बोर्ड की हेल्प से दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें क्या रहता है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर होता है। कैसे? देखो सपोज जो मैंने एक आपको पहले एक एग्जांपल दी थी उसमें क्या करा था, प्राइस है, डिमांड है, टेबल बनाकर बता। सपोज मेरी प्राइस जो है ना वो बड़ी है 5 से 10 हो गई और जो मेरी डिमांड है वो 100 से 50 हो गई। तो दोनों में कितने परसेंट का चेंज आया है? जो मेरा प्राइस है वो बढ़ा है 50% से और जो मेरी डिमांड है वो कम हुई है 50% से। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों में हो सकता है, वो तो ऑपोजिट ही चलेगा दोनों में, लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा वो वन होगा। कैसे? देखो इस चीज को फॉर्मूला में जब मैं पुट करूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है मेरी, रेशियो ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज इन प्राइस। इस फॉर्मूला में मैं अगर इस दोनों वैल्यूज को पुट करूं, देखो क्वांटिटी डिमांडेड में 50% का चेंज है और एज वेल एज जो मेरी जो मेरा प्राइस है उसमें भी 50% का चेंज है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और मेरी वैल्यू क्या आएगी, वन की। तो यही चीज है यहाँ पर कि जो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड है जितना भी होगा उतना ही परसेंटेज इन प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है, तो अब एक और चीज यहाँ पे निकलती है कि ये परसेंटेज कैसे निकाला मैंने, है ना। इसमें तो इजी था कि ये 50-50% है, ये दिख रहा है आराम से। लेकिन यही अगर मैं बात करूं कि कोई और नंबर आया जिसमें 50% नहीं रहता, कुछ और रहता है, तो उसके लिए कैसे निकालना है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो उस चीज के लिए यू हैव टू डू एज, देखो क्या रहता है उसका फॉर्मूला, आपको जो जितना भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी इंटू 100 कर देना, मतलब Q1, ये न्यू क्वांटिटी ओवर ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 कर देना, आपका वैल्यू आ जाएगा परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, क्या रहता है, देखो क्या किया था कि मैंने बताया आपको जो डिमांड थी वो पहले 100 थी, अब 50 आ गई। ठीक है, वही अब देखो इसमें फिल ऑन करो, देखो 100 न्यू डिमांड है, अब सॉरी 50 न्यू डिमांड है ना। 50 इज माई Q1, न्यू डिमांड क्या है 50 और ओल्ड डिमांड क्या है Q, ये वाली। तो 50 को यहाँ पे पुट करो, 50 ओवर पुरानी डिमांड क्या है 100 इंटू 100, तो ये मेरी कितनी परसेंटेज आ गई 50। और इसी से मैं और भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यही चीज थी। नोटबुक में मैंने फॉर्मूला नहीं देखा है, नोटबुक में मैंने देखा है कि इस चीज के लिए डेफिनेशन के लिए कुछ और तो नहीं रहता है। ठीक है, बुक में मैंने ये चीज देखी कि इसी में इतना ही है, डेफिनेशन कुछ और तो नहीं दे रखी बुक में, तो ये इतना ही है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको वर्डिंग में लिख देना है, तो वही दैट्स इट। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है और प्राइस के लिए भी सेम फॉर्मूला है आपके पास, P1 मतलब नया प्राइस ओवर पुराना प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो वो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का ये फॉर्मूला रहता है आपके पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज थी इसमें, ठीक है, प्रूफ भी करके बता दिया आपको मैंने टेबल के साथ, आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो चेंज है, देखो हमने क्या देखा कि इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो क्या ऐसा है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, देखो क्या था, हमने देखा कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई,
और दोनों में परसेंटेज क्या रहा, सेम। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इसमें परसेंटेज डिफरेंट होगा, नहीं, इसमें भी सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज में, इस कंडीशन में, सिर्फ यूनिटरी इलास्टिक की कंडीशन में सिर्फ हमने ये बात करनी है कि जो परसेंटेज है दोनों के बीच में वो सेम होना चाहिए। बढ़ने कम होने का नो प्रॉब्लम, हो सकता है इसमें ये वाली कंडीशन हो जाए, हो सकता है ये वाली कंडीशन हो जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इट डजेंट मैटर, वो कोई भी इसमें जो है उसका कोई भी रोल नहीं है इस चीज में। बस इतनी सी बात है कि जो दोनों की परसेंटेज है वो जो है वो सेम होनी चाहिए, ताकि जब हम इसको कट डाउन करें, है ना, हमने क्या करा, 50% ओवर 50% करा था, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो यूनिटरी हो जाना चाहिए। तो इसको अगर मैं पुट करके देखूं तो इसको देखो कैसे रहेगा डायग्राम में। सपोज ये मेरा प्राइस है, ये यहाँ पे था, हमने देखा था कि 5 था प्राइस, है ना, 5 उसी फॉर्मूला से करते हैं जैसे करा था। तो 5 प्राइस था और मेरी डिमांड कितनी थी, 100 की। ठीक है, और ये जब मेरा प्राइस हुआ 10, प्राइस 10 होने पर जो डिमांड है मेरी, ठीक है, इसमें क्या रहता है, जितना चेंज इसमें आया होता उतना ही चेंज इसमें आएगा। ठीक है, अब मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ, लेकिन जितना चेंज इसमें आया होता है उतना ही चेंज इसमें आया होगा। मीन्स की ये पूरा 100% है तो ये 50% से कम हुआ तो मतलब उसका आधा, पूरा 100 का आधा, तो यहाँ पे, और यही इसका भी 50% था तो उतना ही बीच में गैप रहता है। तो इसका जो कर्व है वो बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से बनाओगे ना विद पेंसिल एंड स्केल तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं हो सकता कि मैं इसे स्केल से आपको बनाकर दिखाऊं, लेकिन आप एग्जाम में पेंसिल और स्केल ही यूज करना। ठीक है, तो ये डी डी मेरे पास आया और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है मेरे पास, दिस इज यूनिटरी। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि प्राइस में जितना चेंज है उतना ही चेंज किस में आएगा, डिमांड में। परसेंटेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, परसेंटेज की, ऐसा नहीं कि प्राइस 5 रुपए से बढ़ा है तो डिमांड भी 5 क्वांटिटी से बढ़ जाएगी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइस 50% बढ़ा है तो डिमांड मेरी 50% कम हो जाएगी, और अगर मेरा प्राइस 50% कम हुआ है तो डिमांड भी 50% बढ़ जाएगी, परफेक्ट सॉरी यूनिटरी इलास्टिसिटी के केस में। ठीक है, अब फोर्थ केस करते हैं। सो अब जो हमारे पास फोर्थ डिग्री है दैट इज ग्रेटर देन यूनिटरी। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटरी यानी कि 1 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम। इसमें क्या रहेगा, 1 से ज्यादा। ठीक है, देखो ग्रेटर देन यूनिटरी में क्या रहेगा, 1 से ज्यादा, ठीक है, और इन्फिनिटी से कम। ठीक है, 1 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम, समझ गए ना। तो इसमें इस चीज को करते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ बताइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज्यादा होगी लेकिन इन्फिनिटी से कम, यानी कि 1 में जितनी भी मेरी जो रबर बैंड है जितनी भी स्ट्रेच होगी उससे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेच होगी, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक वाली चीज पे, मतलब जितनी पूरी कंप्लीटली अच्छे से चेंज वहां तक नहीं पहुंचेगी, उससे कम, और 1 से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, इसमें ये चीज रहती है। अब देखेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसको हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं कि अच्छे से इलास्टिक है ये, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। देखो है ना, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, हाईली इलास्टिक है, ज्यादा अच्छे से चेंज आ रहा है, ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं हो रही है। ठीक है, ये याद रखना। तो ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब ग्रेटर देन 1, क्या रहता है, ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 नहीं आएगी, अब 1 से ज्यादा आएगी। पहले हमने क्या करा था, यूनिटरी वाले में दोनों परसेंटेज को जब कैंसिल करा था 1 वैल्यू आई, अब 1 से ज्यादा आएगी लेकिन इन्फिनिटी से कम आएगी। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज जो जितना भी आएगा, मतलब डिमांड जितनी भी बढ़ेगी उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा सॉरी उसका परसेंटेज ज्यादा होगा कंपैरेटिवली किससे, प्राइस में चेंज आए हुए परसेंटेज से। बाप रे बाप क्या बात हो गई है, कैसे करेंगे, देखो इजीली कीप काम कैसे करेंगे इसको, डायग्राम से बनाकर बताती हूँ। देखो क्या रहा, सपोज ये मेरी डिमांड है, ठीक है, ये मेरा प्राइस है। ठीक है, सॉरी पहले प्राइस इनवर्स, प्राइस है इधर, मेरी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है। क्या हुआ कि मेरा प्राइस जो है ना, सपोज वो 5 से 10 हुआ,
तो इसमें कितना परसेंटेज चेंज आया? 50% का। 50% से क्या हुआ? ये राइज हुआ, है ना, बढ़ा। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, उसमें अब परसेंटेज चेंज जो है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, परसेंटेज चेंज जो है वो उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो परसेंटेज चेंज ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा बढ़नी ही चाहिए। इसका मतलब है कि उसके बीच में जो भी चेंज आए, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, वो इसकी परसेंटेज से यानी कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि इसमें मैं 100% का चेंज कर देती हूँ। देखो सपोज यहाँ पे 100 थी डिमांड मेरी, अगर मेरी प्राइस कितनी थी, या फिर 100 का नहीं 80% का चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 80% का चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 80% का चेंज कैसे आएगा इसमें? सपोज 80% इज इक्वल टू 100, सॉरी एक्स ओवर, देख लेते हैं ना निकाल के। तो एक्स ओवर 100 इंटू 100 0 तो 80 ही न्यू प्राइस, न्यू डिमांड मेरी कितनी होगी? 80, ठीक है। 80%, सॉरी न्यू प्राइस मेरा 20 आएगा। 80% से उसमें कितना परसेंट, सॉरी, ठीक है। तो 20 प्राइस होने पर कितना हुआ? 80% का चेंज आया। और 80% से क्या हुआ? ये डिक्रीज होता है, ठीक है। 80% से क्या हुआ? ये डिक्रीज हो गया। इसमें क्या आया? 80% से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें क्या है? दोनों की परसेंटेज को कंपेयर करो। एक बात याद रखना, अगर मैंने बोला है कि क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी परसेंटेज ज्यादा रहने वाली है इसमें, और जो क्वांटिटी सॉरी और जो प्राइस है उसकी परसेंटेज कम रहने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो प्राइस है वो कम रहेगा, यानी कि वो डाउन होगा, नहीं। इसमें डाउन की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कंफ्यूज ना होना। इसमें सिर्फ मैं इतनी बात कर रही हूँ कि जो भी परसेंटेज चेंज होगा, चाहे वो बढ़ने का चाहे वो कम होने का, वो क्या होगा? प्राइस का जितना भी परसेंटेज चेंज होगा, चाहे वो बढ़ने का चाहे वो कम होने का, वो कम होगा। उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कम होगा। किससे? क्वांटिटी डिमांडेड से। यहाँ पे 80% है और वो कितना है? 50%। तो इस कंडीशन में जो मेरा आंसर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो 1 से ज्यादा आएगा। कैसे? देखो 80 ऊपर है और 50 नीचे है, तो क्या वैल्यू आएगी? 1.6 समथिंग, है ना। तो ये क्या है? 1 से ज्यादा है ना। तो यही चीज है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इसको अगर मैं न्यूमेरिकली पुट करके देखूं, सॉरी ग्राफिकली पुट करके बताऊं आपको, तो देखो प्राइस कितना है मेरे पास यहाँ पे? P1 मान के चलो, ये है 5 है, ठीक है। और इस समय मेरी डिमांड कितनी है? ये है 100। कितनी है? 100। अब मेरा प्राइस 10 हुआ। देखो प्राइस कितना हुआ? 10 हुआ, लेकिन डिमांड मेरी कितनी आ गई? 20। डिमांड ज्यादा कम हुई है भाई, ये देखो 20। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था लॉ ऑफ डिमांड ने कि कितना कम होगा, पर ये हमें ये बता रहा है कि कितना कम होगा, ये भी बता रहा है ना। तो 80% से कम होगा, यानी कि तकरीबन तकरीबन 20। तो 20 इसका करीब करीब यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये आ गया 20 डिमांड हो गई, ठीक है। 80% से कम हुआ, तो इसमें क्या हुआ? ये डिक्रीज हुआ 80% से, ठीक है। डिमांड जो है मेरी वो 80% से कम हुई, और प्राइस जो है वो मेरा इंक्रीज कितने से हुआ था? 50% से। तो इसमें क्या रहा? ये बढ़ी है और ये कम है, लेकिन पिछले में क्या था? 50-50% दोनों इक्वल था। इसमें क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है और जो मेरा प्राइस में चेंज है वो कम है, ठीक है। अब हम करेंगे लेस देन यूनिटरी, ठीक है, लेस देन यूनिटरी या फिर लेस इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक वाली चीज को। लेस देन यूनिटरी, फिफ्थ है ये डिग्री हमारे पास। लेस देन यूनिटरी मतलब 1 से कम और 0 से ज्यादा। इसमें क्या रहेगा? 0 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है। वैल्यू जो भी आएगी वो किससे ज्यादा होगी? 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। ये मैं अच्छे से इरेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट डायग्राम में आपको मुश्किल ना आए। इसमें क्या रहेगा? देखो पहले हमने क्या किया कि प्राइस में जो चेंज होगा ना, प्राइस में जितना भी परसेंटेज का चेंज होगा वो क्वांटिटी के परसेंटेज से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सबसे पहले में केस में क्या किया था? दोनों के बीच में जो परसेंटेज है वो सेम होगा। दूसरे में क्या करा कि जो हमारा हाई इलास्टिक था, क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज ज्यादा होगी प्राइस की परसेंटेज से। थर्ड में हम करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज कम होगी
प्राइस के परसेंटेज से। कैसे देखो, सपोज ये मेरा मेरे पास आता है प्राइस, ये है डिमांड, ठीक है। सेम चीज लेकर चलते हैं कि प्राइस जो है मेरे पास 5 था, ठीक है, सपोज 50 था, प्राइस 50 था। अब प्राइस जो है मेरे पास वो 100 हो गया, ठीक है। अब प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा, देखो 50% से। कितने परसेंट से? 50% से प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज हुआ। लेकिन जो मेरी डिमांड है वो उसकी डिमांड के बढ़ने की डिमांड में चेंज आने की जो परसेंटेज है, अब वो प्राइस में चेंज आने की परसेंटेज से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। सपोज डिमांड जो है वो मेरी 50 जब थी, प्राइस 50 के ऊपर मेरी डिमांड जो थी वो 200 की थी, लेकिन 100 प्राइस होने पर अब प्राइस बढ़ा है तो डिमांड ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। तो सपोज अब मेरी डिमांड जो है वो कितने से कम हो जाती है, उसे सपोज हम कम कर देते हैं 30% से, 40 से कम कर देते हैं, चलो। तो 40% है ना, 40 इज इक्वल टू x ओवर 200 इंटू 100, 80। तो 80 आ जाएगी यहाँ पे, तो 80 आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होगा कि 40% की डिमांड में चेंज आ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? 40% की जो है वो चेंज आ रही है, ठीक है। तो 40% की चेंज आ रही है, और ये जो है 40% ये इसमें प्राइस में चेंज से जो है वो कम है, ठीक है। इसमें बता ही ये रहा है, इस फॉर्मूला में, इस डिग्री में होता ही ये है कि जितना भी प्राइस में चेंज है, ठीक है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये बड़ा होगा किससे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, ठीक है। तो यही चीज हो गई। अब इसको न्यूमेरिक इसमें फिल करके देख लेते हैं ग्राफ में। ग्राफिकली ये क्या बता रहा है उसको देख लेते हैं हम फटाफट से। देखो प्राइस क्या है मेरे पास 50, तो ये मान के चलो यहाँ पे 50 था, और डिमांड जो थी वो मेरी 200 की, ठीक है, 200, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? प्राइस 100 हो गया, प्राइस 100 हो गया, और डिमांड जो है वो मेरी आ गई गिर करके 80 के ऊपर, तो 80 तकरीबन तकरीबन आएगा, तो डिमांड जो है वो मेरी 80 हो गई, ठीक। अब अगर मैं इसकी डायग्राम को देखूं तो इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि प्राइस तो सिर्फ 50 बढ़ा था, लेकिन डिमांड तो मेरी पूरी की पूरी 120 क्वांटिटी से कम हो गई, है ना। ये इधर को आई ना। लेकिन मैंने वही आपको बात बोली कि हमने ये नहीं देखना है कि यूनिट्स कितने बढ़े या कितने कम हुए, हमने देखना है कि कितनी परसेंटेज बढ़ी या फिर परसेंटेज कम हुई, ठीक है। तो ये थी, देखो प्राइस मेरा 50% से बढ़ा, यानी कि पूरा का पूरा डबल हो गया, लेकिन जो मेरी जो मेरी डिक्रीज इन डिमांड है वो डबल से नहीं कम हुई, मतलब 200 किसका डबल है? 100 का। तो वो 50% नहीं, वो 100 से नहीं, सॉरी वो 100 नहीं पहुंचा, वो 50% से नहीं, वो 40% से कम हुआ। तो ये 40% से कम होता है और ये 50% से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज बड़ी है? दोनों की परसेंटेज में से कौन सा बड़ा है? प्राइस की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर है किसकी परसेंटेज से? क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज से। और दोनों का क्या है? ये चेंज है, दोनों में क्या है? चेंज है ना। चेंज आया ना, पहले ये था अब नया ये है, पहले ये था ये वाला अब नया ये वाला है, ठीक है। तो ये इसका जो डिमांड कर्व रहता है वो थोड़ा सा ऐसे गिरा सा रहता है, ठीक है। इसको वही फिर से बात आ गई कि स्केल और पेंसिल से बनाऊंगी तो ज्यादा बेटर बनेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, और ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से ही बात है कि इसको मैं यहाँ पे यूज कर भी नहीं सकती हूँ स्केल को। तो यहाँ पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या रहेगी? लेस देन यूनिटरी, ठीक है। और पिछले वाले फॉर्मूला में शायद मैंने ये डिमांड कर्व की लाइन नहीं ड्रॉ करी थी, तो उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं भूल गई होंगी, जो कि था हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी वाला। उसमें जब आप लाइन को ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास अच्छे से जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पांचों की पांचों लाइंस को जो है वो एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके देखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी, पांचों की पांचों लाइंस को एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करके बताती हूँ अब मैं, ठीक है।
तो इसमें आपने होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटरी है। और जो इससे पहले वाला फॉर्मूला था उसमें ऐसे ड्रॉ करके ऊपर लिख लेना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी है। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गई, बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ कि आप उसे कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे अगले स्टेप के ऊपर, जो कि हमारे पास आता है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बिफोर कि हम आगे चलें, ठीक है, तो इससे पहले मतलब मेथड्स के ऊपर जाने से पहले हम अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर ही हैं। तो देखो मेथड्स क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उस टॉपिक पर जाने से पहले ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिली है बुक में, जो बताती है कि जो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी रहेगी, किस पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। किस पे? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला के ऊपर। ठीक है, देखो क्या रहता है इसमें, अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इसमें सपोज करो कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से मैं बता रही हूँ। ये आपका ग्राफ है, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड है, ऊपर में प्राइस है, और ये आपका डिमांड कर्व जा रहा है जो कि थोड़ा सा ऐसे आर्क की शेप में है ना, ऐसा नीचे को जा रहा है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स देने हैं, मतलब यहाँ और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 1 है, और यहाँ पर भी जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन में तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इनमें होगा क्या, देखो ये हमारा सपोज, फिर अगर यहाँ पे इसको अगर मैं मीट करवा दूं प्राइस वाली लाइन से भी, है ना, वाई एक्सेस से भी और एक्स एक्सेस से भी, तो ये मेरा क्वांटिटी हो गया इसका, और ये वाला मेरा प्राइस हो गया इस चीज का, इस वाले पॉइंट का। और यही अगर मैं इस पॉइंट को भी मीट करवा दूं तो ये मेरा Q1 हो गया, है ना, और ये वाला मेरा P1 हो गया, मतलब नया प्राइस और नई क्वांटिटी। तो इसको मैं कुछ और पॉइंट से डिनोट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको मैं ABC दे देती हूँ नाम के लिए, ठीक है, ABCD। तो सपोज ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये A है, ठीक है, ये जहाँ पे ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये B है, ठीक है, ऐसे सर्कल में मैं तो मान के ये चलना कि बी पॉइंट पे भी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 1, और ए पॉइंट पे भी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है, ये मान के चले। तो ऐसा डिमांड कर्व, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा डिमांड कर्व कि जिसपे कहीं पर भी पॉइंट लगा लूं मैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो जो उसकी इलास्टिसिटी होगी, है ना, वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। और वो कैसे पता चलेगा, इस चीज में क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर है, ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, ये COEA, रेक्टेंगल COEA, मतलब ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, इसका जो एरिया, मतलब इसमें जितना भी एरिया है, जितना सरफेस इसमें है ना, उतना ही सरफेस किसमें होगा, इस वाले रेक्टेंगल में। किसमें, इस वाले में। कौन सा रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल COEA, मतलब COEA, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा यहाँ पे, DBFO, DBFO। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो क्या भाई ये सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पे बात करी है, तो ये सच में देखने में ऐसा लग रहा है, इसीलिए नहीं, इसमें हम सरफेस की बात कर रहे हैं। एरिया निकालना देखा है ना मैथ्स में, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो एरिया आएगा, एरिया की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं वही वाला एरिया, तो वो क्या होगी, सेम। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल बनाती हूँ ना, ये यहाँ पर भी, तब भी एरिया क्या रहेगा, सेम। अगर यहाँ पे बन रहा है तब भी क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे बन रहा है तब भी सेम। अगर सपोज यहाँ पे जाके बन रहा है ये एंड पॉइंट पे, तब भी क्या रहेगा, एरिया की जो वैल्यू है, अगर कंपैरेटिवली 2 रेक्टेंगल्स में देखें या फिर आपस में, इन सबका एरिया जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ये कहता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस चीज में ये बता रही है हमें। ठीक है, तो अब फटाफट से मेथड्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कितने मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास रहता है, सॉरी पहले लिख लो क्या है ये, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईपी लिख देती हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, या फिर पीईडी लिख लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड आपके पास रहता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दूसरे नंबर पे रहता है हमारे पास पॉइंट मेथड, या फिर इसे परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आर्क मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, है ना, आर्क मालूम है ना, ये वाली आर्क, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। फोर्थ वन इज रेवेन्यू मेथड, ठीक है। और एक हमारे पास रहता है पॉइंट मेथड, ये मैंने पहले भी लिख दिया था। तो यस, ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट है, क्या प्रोपोर्शनेट, या फिर प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा था ना, तो वो वाला, या फिर परसेंटेज को एक ही बात है, प्रोपोर्शनेट, सॉरी पॉइंट लिख दिया, प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज। और पॉइंट मेथड अलग से, ठीक है। तो सब में अलग अलग चीजें रहती हैं, इसमें आर्क ड्रॉ करके है, पॉइंट में एक पॉइंट के ऊपर की बात करते हैं, रेवेन्यू में अलग चीज है, टोटल एक्सपेंडिचर में अलग से है, परसेंटेज में अलग से है, जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पांचों के पांचों मेथड्स को फटाफट से नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। तो अब चलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ, ठीक है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना, ये हमें बताता है कि प्राइस में चेंज आने से, है ना, प्राइस में चेंज आने से कितना चेंज आएगा, किसमें, जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा, और उससे टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो बहुत ज्यादा ये टर्म्स ऐसे बोलने में डिफरेंट लग रही है, लेकिन इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज मेरा प्राइस है वो 5 का था, अब वो 10 का हो गया, ठीक है, प्राइस 5 का था अब 10 का हो गया। तो पहले जो मैं क्वांटिटी ले रही थी, सपोज वो मैगी है ना, तो ये मेरा प्राइस है, ये मेरी डिमांड है, तो पहले जो मैं क्वांटिटी थी वो मैं ले रही थी 10 पैकेट, ठीक है। तो अगर 10 पैकेट की क्वांटिटी ले रही थी 5 के प्राइस पे, तो क्या मैं 5 रुपए खर्च कर रही थी? नहीं। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो रहा था, P इंटू डी, तो कितना हो रहा था 50 रुपए का। लेकिन अब अगर डिमांड मैंने कितनी कर दी, 10 रुपए होने पर मान लो 7 पैकेट की कर दी, तो अब मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 70 रुपीज का, ठीक है। तो अब ये देखना है कि वो जो परसेंटेज चेंज है ना, मतलब कि डिमांड आने, सॉरी परसेंटेज चेंज नहीं, अब डिमांड के बढ़ने या कम होने से, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने या कम होने से, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने या कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क आ रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, इसमें क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसकी बात करनी है कि ये बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है डेफिनेशन देख लो, ये बताता है हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन, है ना, कितना और कैसे, किस डायरेक्शन, मतलब बढ़ेगा या कम होगा। टोटल एक्सपेंडिचर हैज चेंज्ड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हैज चेंज्ड, वही तो हमने करा था, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, प्राइस के ही बढ़ने या कम होने से, है ना, चेंज का मतलब है या तो बढ़ना या तो कम होना, तो प्राइस में चेंज होने से, है ना, प्राइस में बढ़ोतरी या प्राइस में घटाव होने से हमने क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज करा, और उसी की वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज होता है, उसे हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक। तो अब ना हम इस जो हमने ये बात करी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता या कम होता है, ठीक है, इस चीज को हम जो है टेबल की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो क्या था, मेरे पास प्राइस जो है वो 2 था, पहले 2 रुपए था, अब वो कम होकर 1 रुपए हो गया। तो जब 2 रुपए प्राइस था तो 2 क्वांटिटी डिमांड कर रही थी, ठीक है, 2 रुपए प्राइस था तो 2 क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। इसमें हो क्या रहा है, जो मेरा प्राइस है, इस केस में जो मेरा प्राइस है वो कम हो रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मेरी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कितने से,
दो दो की गुड्स से, है ना, दो क्वांटिटी जो है वो ज्यादा डिमांड करती है। तो एक्सपेंडिचर देखो 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 4 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर लेकिन क्या रह रहा है, सेम। टोटल एक्सपेंडिचर जब सेम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1। ठीक है, अब इसमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि परसेंटेज चेंज की इसकी परसेंटेज निकालने लग जाओ, नहीं, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस चीज को देखना है, अब टोटल एक्सपेंडिचर को देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या परसेंटेज चेंज आया उससे नहीं देखना, हमें इधर वाली साइड को देखना है, टोटल एक्सपेंडिचर को देखना है। ठीक है, सेकेंड केस में मेरे पास क्या हुआ, प्राइस जो है फिर से कम हुआ, लेकिन जो डिमांड है वो फिर से बढ़ी, तो वो तो बढ़नी ही थी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती ही है। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो गया, राइज हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इस कंडीशन में प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा बढ़ गया। दोनों के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव रिलेशन। क्या आ गया, नेगेटिव रिलेशन। तो जब भी दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन आ जाए ना, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन में फिर से प्राइस मेरे पास कम हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मेरे पास बढ़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, जिस वजह से कि जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया। अब ये क्या है, कम, इसमें क्या था, ज्यादा हो गया था, है ना, बढ़ गया था, लेकिन इसमें क्या है, कम हो गया। तो मतलब प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, है ना। इसमें नेगेटिव रिलेशन था, ऑपोजिट चल रहे थे दोनों, इनवर्स था। इसमें क्या है, जब दोनों के दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो, जब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो, इसका मीनिंग क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेरी यहाँ पे, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेरी यहाँ पे, वो क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं आपको इस चार्ट में, मतलब इस ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करके बताऊं ना, तो न्यूमेरिकली तो मैं नहीं प्लॉट करूंगी, मैं जस्ट नॉर्मली आपको प्लॉट करके बता देती हूँ। इसमें क्या रहेगा, सपोज ये वाली चीज आपको बतानी है, क्या बताना है, ये वाली चीज देखो, इस लाइन को सीधा ड्रॉ करना है, टेढ़ा जा रहा है तो इसे सीधा कर देते हैं। दो लाइन ऐसे आ रही है और ये बीच में एक सीधी लाइन है। ठीक है, ये इसमें सबसे पहले इतनी सी चीज मान के चलो, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये जो सीधी लाइन है इसके मैं 2 पॉइंट्स पे, कहीं पर भी किसी भी 2 पॉइंट्स पे, ये वाली सिर्फ इतनी सी आपकी बात कर रही हूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और डी मान लो। ठीक है, देखो ए बी सी डी पॉइंट पे अगर मैं बी और सी वाली लाइन में कहीं पर भी पॉइंट लगा दूं, कहीं पर भी पॉइंट लगा दूं और उसे एक्सटेंड कर दूं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस की तरफ, तो जो मेरा आंसर है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो सेम रहने वाली है। मतलब कि एक्सपेंडिचर जो है वो वहां पर सेम रहने वाला है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 रहने वाली है। सेम कैसे, मीन्स देखो, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट के ऊपर ये मैंने लगा दिया और इसे मैं नीचे कर दूँ, और यही अगर इधर से मैं इधर ले लेती हूँ, सपोज इस पॉइंट पे यहाँ, तो दोनों के बीच में जो क्या है, ये दोनों के दोनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो दोनों की क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। सपोज ये P है, ये P1 है, ठीक है, और यही मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यही रह रही है। क्वांटिटी क्या है, यही रह रही है, मतलब सॉरी, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर लेना है, सॉरी, इसमें क्या लेना है, टोटल एक्सपेंडिचर लेना है। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि प्राइस कम हुआ, सॉरी, प्राइस जो है वो मेरे पास कम होता है, लेकिन, है ना, यही चीज है ना, प्राइस कम होता है लेकिन डिमांड जो है वो, सॉरी, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या रह रहा है, सेम। ये मान लेते हैं ये एफ रह रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है, सेम। तो यही कंडीशन आई, प्राइस कम हो रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा था, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1। अब सेकेंड चीज करते हैं, ठीक है, ग्रेटर और लेस देन होने की बात करते हैं। ठीक है, ये इजी वाला था इसीलिए मैंने आपको पहले करवा दिया। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर चलते हैं। देखो क्या रहेगा, अब देखो मेरे पास अब ए और बी पॉइंट के ऊपर मैं कहीं पर भी लगा देती हूँ, ठीक है, इसमें मेरे को मालूम हो गया कि इस पूरे के ऊपर जो है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ तक, है ना, यहाँ तक में कितनी रह रही है, 1। ठीक है, अब ए और बी पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करती हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सपोज यहाँ पर जब था, बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ पे मेरा प्राइस क्या है, P,
और इसी को अगर मैं डिमांड के साथ नीचे मिलाऊं, है ना, तो ये मेरा है क्यू पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पॉइंट को भी मिलाऊं, ये वाला, इसको भी मिलाऊं, इसको भी मिलाऊं और नीचे से भी मिलाऊं, तो ये Q1 है और ये वाला P1 है। तो इसमें प्राइस में कमी आने से प्राइस कम हुआ, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा ज्यादा बढ़ा है। देखो प्राइस इतना सा बढ़ा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, इसके कंपैरेटिव में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस वाली बात, इस वाली आपकी कर्व की, डी और सी कर्व की, है ना, पर्टिकुलरली डी और सी कर्व। देखो ये ज्यादा नहीं करूंगी ताकि ये खिचड़ी सा ना लगे, इजी हो जाए समझने के लिए, तो यही चीज आपको करनी है। देखो अब इसमें डी और सी में एक ये पॉइंट मान लिया, अब एक ये पॉइंट मान लिया, एक लाइन ऐसे लगाई और ऐसे, तो इसमें ये मेरी क्वांटिटी रह गई 1 नंबर वाली, मतलब सबसे पहले क्वांटिटी ये थी ओल्ड वाली, और ये ओल्ड वाला प्राइस। अब जब कम हुआ प्राइस, ये नया प्राइस आ गया, प्राइस क्या हुआ, कम हुआ। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड भी है जो वो कम हो गई। उसमें क्या हुआ था, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही थी। इसमें क्या हुआ है, प्राइस में कमी आने से, देखो ये खुद ब खुद ही, ये जो लाइंस है खुद ब खुद आपकी सारी चीजों को क्लियर कर रही है। देखो प्राइस इसमें बढ़ा, कम हुआ था तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी। इसमें क्या है, प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है वो कम हो रही है। देखो कम हो रही है, उसमें बढ़ रही थी, है ना। तो ये चीज आपको ऐसे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, Q1। तो ये था टोटल का टोटल, ये वाला डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको हम करेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 2 में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।